बच्चों आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। फाइनली जैक बोर्ड ने कक्षा 11th के सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। हम इस वीडियो के अंदर आपके फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बच्चों ये आज आपका फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हम केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी और आपके मैथ और बाकी जो आपके सब्जेक्ट बच गए हैं उन सभी का आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो लेकर आएंगे। इसीलिए आप अभी चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं बच्चों मॉडल प्रश्न पत्र की, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका पूर्णांक होगा वो आपके 40 नंबर का होने वाला है। मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 और हर एक क्वेश्चन बच्चों आपका 1 नंबर का रहेगा। तो ये आपको दिशा निर्देश सामान्य दिए हुए हैं, आप इन सभी चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। कहा है आपसे सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। और आपसे ये भी कहा है साफ साफ गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कट जाएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हो तो उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हम दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट होता है बच्चों। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है? हाउ मनी नंबर्स ऑफ बेसिस एसआई यूनिट्स आर देयर? तो कितनी होती है प्यारे साथियों? इसके अंदर होती है 7। 7 कौन कौन सी होती है मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूँ। एक होती है आपकी सेकंड, राइट, एक आपकी होती है मीटर, एक आपकी होती है किलोग्राम, ठीक है, एक आपकी होती है एम्पियर, एक आपकी होती है केल्विन, एक आपकी होती है मोल, एक आपकी होती है कैंडेला। ये बच्चों 7 आपकी क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। इसीलिए आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मतलब एक लाइट ईयर इज इक्वल टू। तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है ये क्या है? दूरी होती है। ठीक है, ये होती है आपकी 9.461 इंटू 10⁻⁻15 होती है। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की। पूछ रहा है प्यारे साथियों गुरुत्वीय स्थिरांक की विमीय सूत्र आपको बताना है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज। तो देखिए आपको सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर जी m1 m2 बटे में r का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। हमें इस g की बीमा निकालनी है। देखिए जो मास होता है इसका ना कोई यहाँ यूनिट यूज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम g की। तो बल का बीमा क्या होता है भाई? बल का बीमा होता है फोर्स का m1 L1 t माइनस का 2। नीचे आपकी क्या है? r, मतलब दूरी है। दूरी क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बीमा आ जाएगी m1 L की घात 3 t की घात माइनस 2। तो आप मैच कर सकते हो। जो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 से और अगले समान समय के लिए समान समय है बच्चों एक समान वेग v2 से चलता है। औसत वेग क्या होगा? औसत वेग आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेक्टर v1 फॉर सम टाइम एंड with uniform velocity v2 for the next equal time the average velocity of given by। देखिए शुरुआत में क्या था? एक समान वेग v1 था, अगला समय समान रहा, वेग आपका v2 हो गया। बच्चों आपको एवरेज निकालना है, b आपको एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, आप डिवाइड कर दोगे 2 का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका भी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कण के प्रक्षेपवक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होता है? तो बताइए भाई कितना होगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जवाब दीजिएगा इसका। तो इसके अंदर आ जाएगा भाई आपका जी। क्या आ जाएगा? जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर बच्चों होती है। रीजन क्या है, देखो कण के प्रक्षेपवक्र के शीर्ष पर त्वरण पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटी के त्वरण के इक्वल टू होने वाला है, इसका मतलब आपका जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, पूछ रहा है कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है, तो इसकी दिशा किसके अनुदिश है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोणीय वेग सदिश की दिशा में करता है, अनुदिश गति करता है प्यारे बच्चों, तो जो घूर्णन की धुरी की ओर होती है, किससे होती है, घूर्णन की धुरी की ओर, द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है, यानी कि द ट्रेंजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टिल इज ए। देखिए यदि आप इसका ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ आपका इस टाइप से आने वाला है भाई, इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा। ये जो आपका ग्राफ है भाई, ये पैराबोला का ग्राफ है। किसका है बच्चों, पैराबोला का ये ग्राफ बनता है, इसीलिए आपका आ जाएगा परवलय यानी कि पैराबोला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो बताइए मिनिमम नंबर ऑफ द यूनिक्वल वेक्टर्स विच कैन गिवन जीरो रेसुलेटेंट आर, तो बताइए कितनी हो जाएगी भाई। देखिए मैं आप सभी बता दूं, मान लीजिए 2 वेक्टर है, कितने वेक्टर है, 2 वेक्टर है ना साथियों, तो 2 वेक्टरों के लिए ना कभी भी जो परिमाण है उनका, ठीक है, वो कभी भी परिमाण आपका न्यूनतम शून्य नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता भाई, शून्य नहीं आ सकता। 2 वेक्टरों का असमान परिमाण जो है शून्य कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए यदि आपको असमान सदिशों को न्यूनतम संख्या चाहिए और शून्य परिमाण वाले चाहिए, तो आपको 3 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है समतल में विराम अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, तो घर्षण बल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन प्लेन। एक बात बताइए प्यारे साथियों, जब हमारा जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट में है, क्या कर रहा है, रेस्ट में है, यानी विराम अवस्था में है। जब भी हमारा पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उस वाली कंडीशन में कोई घर्षण होगा ही नहीं ना प्यारे बच्चों, तो कितना होने वाला है, शून्य होने वाला है, क्योंकि स्पीड तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है, और एग्जाम में बच्चों यहाँ से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटिव पूछे ही जाएंगे, और हम आपको धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, 4 kg और 5 kg द्रव्यमान वाले 2 पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो भारी पिंड का आपसे त्वरण पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 5 kg आर एक्टेड ओपन बाय द सेम फोर्स इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द एक्सेलरेशन ऑफ हैवी बॉडी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या हुआ, ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान कितना है भाई, 4 kg का है, राइट। अब देखिएगा इसका त्वरण कितना है, 2 मीटर पर क्या है, सेकंड है स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप इसका पहले फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर में एम ए, एम है आपका 4, ए है आपका 2, मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब आपका क्या है, दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, इसका वेट कितना है, 5 kg है, बात समझ में आई। अब आपको इसका ना ए निकालना है, तुरंत निकालना है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुरंत का, ए बराबर एफ अपॉन में एम हो जाएगा। तो एफ तो आपने निकाला है ना, कितना है 8, सेम बल लग रहा है ना, 8 हो गया। ए बराबर एफ अपॉन एम है, ठीक है। एम कितना है भाई, 5 kg है, 5 का आप डिवाइड करते हो प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 1.6 मिल जाएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, तो आप देख पा रहे हो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है, तो बताइए उस बल का नाम क्या होगा। देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है, पूरी तरह मैं आपको कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। देखो क्या हुआ, आप सभी ने ना न्यूटन का, जो न्यूटन है हमारे वैज्ञानिक थे, उनका आपने सेकंड लॉ तो पढ़ा होगा, ठीक है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एफ होता है वो क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। यहां से आप एम निकालना चाहोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ बटा में ए बन जाएगा। जो आपका एफ बटा में जो ए है ना, जो अनुपात है आपका बल का और त्वरण का, ये आपका कहलाता है जड़त्वीय, क्या कहलाता है भाई, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है प्यारे बच्चों, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाएगा, द इंटरनल मास कहलाएगा, सॉरी द इंटरनल मास कहलाएगा, है ना, इंटीरियर मास, इनर्टियल मास बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा ना, थोड़ी सी इंग्लिश में गलती हो रही है, आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जड़त्वीय द्रव्यमान आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय वेग क्या है। देखिए जो आपकी बंदूक है, ठीक है, ना तो आपने बंदूक को इस्तेमाल किया है ना आपने गोली का इस्तेमाल किया है, तो इस टाइम क्या होने वाला है, जो आपका रेखीय संवेग है, जब आपने बंदूक और गोली का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो सीधी सी बात है प्यारे साथियों, ये आप क्या हो जाएगा, 0 यानी कि शून्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। एक तो होती है क्रिया, मान लीजिए कोई बॉक्स है,
ठीक है, आपने यहाँ फोर्स लगाया, आपने कोई क्रिया की, लेकिन आप इसके ही अपोजिट क्या कर रहे हो, प्रतिक्रिया कर रहे हो, तो ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी अलग अलग डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप कह सकते हो दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लीजिए काफी शानदार क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा इसका। पूछ रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गति ऊर्जा में वृद्धि आपको भाई निकालनी है कि कितनी वृद्धि होगी। देखो क्या हुआ, एक क्या है आपका पिंड है, यहाँ पिंड मान लीजिए जिसका द्रव्यमान कितना है भाई आपका 100 kg है, राइट। इसको गिराया जा रहा है कितनी हाइट से, 10 मीटर की हाइट से इसको नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, शुरुआत में क्या था, इसका वेग था 0, प्रारंभिक वेग कितना था, 0 था यू का मान, ठीक है। और गतिज ऊर्जा मान लेते हैं हम कितनी थी, k1 थी, ठीक है। अब आप इसका जब k1 का वैल्यू निकालोगे गतिज ऊर्जा का, तो सूत्र होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। अब जो आपका m है वो तो m रहेगा, और जो v है आपका 0 है, मतलब 0 से गुणा हो जाएगा, तो आपका जो k1 है बच्चों कितना आने वाला है, 0 आ जाएगा। शुरुआत में गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब आपको निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, तो उसको मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में u1 है, फॉर्मूला होता है mgh होता है, ठीक है। अब देखिएगा m कितना है, मास आपका है 100, g होता है गुरुत्वीय त्वरण, वैल्यू होती है 9.8, h कितना है आपका 10 है। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको मिलेगा 9000 बच्चों 800 जूल मिल जाएगा। ये आपकी एनर्जी आ गई शुरुआत में, स्थितिज ऊर्जा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या हुआ, आपने इस पिंड को यहाँ गिराया, ठीक है, और हम सभी ने एक रूल पढ़ा है, ठीक है, कि जब भी कोई पिंड यहाँ से यहाँ गिरेगा तो उसकी जो कुल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी और प्लस में क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, राइट। पीई कह दीजिए बच्चों इसको, ठीक है। जो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी आपकी वो 0 थी, और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा आई थी वो कितनी आई थी, 9800 आई थी। यही अब रहने वाले रूल के हिसाब से। तो अब आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 9800 जूल मिल जाएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असुरक्षित बल है। तो जो आपका घर्षण होता है ना, ये क्या होता है, आपका असुरक्षित बल होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है, उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य निकालना है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है W = F/dx cos थीटा। ये हमारा बल का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए सारे डाटा आपको पता है, बल पता है आपको, एंगल आपको पता है, विस्थापन आपको पता है 10 है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा W = बल है 50, विस्थापन हुआ 10, cos थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये मल्टीप्लाई होगा तो 500, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से आपका 500 कट जाएगा कितनी बार, 250 बार। तो आप देख सकते हो आपकी जो एनर्जी आ जाएगी 250 जूल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये बच्चों क्या है, आपका कार्य आ जाएगा। और कार्य क्या होती है, आपकी ऊर्जा होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, 17 पे है खतरा, पहले बता रहा हूँ मैं आप सभी बच्चों को, ठीक है। देखिएगा, एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है। तो देखिए जब भी ये प्रदर्शन करेगी बच्चों तो ये हमेशा इस्तेमाल करती है कोणीय गति के संरक्षण नियम का। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ रहा है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता। मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो जड़त्व आघूर्ण होता है पिंड का वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो कोणीय वेग पर डिपेंड भाई नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का घूर्णी अनुरूप है। घूर्णी अनुरूप आपको भाई बताना है। तो इसका जो घूर्णी अनुरूप है भाई वो आपका हो जाएगा बल। क्या हो जाएगा, बल। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, तो इस बार चांस है कि 2024 में भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए जो जी का मान है वो शून्य कहाँ होता है। जी का मान जो शून्य है, जो हाइट है वो हमारी व्यास की क्या हो जाए, पृथ्वी की आधी हो जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो आपका जो बी ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर की गहराई। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये एनर्जी जो कहाँ पर अधिकतम होगी, कब अधिकतम होगी, ये पूछ रहा है बच्चों कब अधिकतम होगी। तो देखिएगा जो फॉर्मूला होता है U बराबर वो आता है G(m1m2/r12)। ठीक है, जो हमारी दूरी है ना वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, ऊर्जा के। यदि आप दूरी को जितना ज्यादा करोगे हमारी एनर्जी क्या है उतनी कम होने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। यदि आप इसको कम करोगे तो हमारी ऊर्जा क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो आपकी जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि अनंत। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता। तो जो पृथ्वी का उपग्रह का जो आवर्तकाल है उसका फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, क्या होता है, T = 2 पाई रूट के अंदर
RE पृथ्वी की त्रिज्या प्लस में h का स्क्वायर अपॉन में GME, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसमें कहीं पर भी ना जो उपग्रह का द्रव्यमान है उसका यूज नहीं किया जाता, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा आपसे पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों U बराबर हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में y होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका? संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा का। तो आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर है प्यारे बच्चों बी, वो बिल्कुल आपका सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बलाघात को कहा जाता है। तो बलाघात को भाई क्या कहेंगे बोलिए? तो इसको कहते हैं भाई हम तनन सामर्थ्य। याद रखिए क्या कहेंगे हमेशा, तनन सामर्थ्य। डेफिनेशन है किसकी? तनन सामर्थ्य की। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है श्यानता क्या है। देखिए श्यानता क्या होता है बच्चे? गुण होता है। ये गुण किस प्रकार का होता है? भाई जो बल का जो विरोध करता है, क्या करता है? भाई बल का विरोध करता है, तो क्या होता है? ये आकृति बदलना चाहता है। जैसे वो बल, कोई बल लगा रहा है, मान लीजिए बाहर से आप बल लगा रहे हो, उसकी आकृति में चेंज करना चाह रहे हो, तो ये उस चीज का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है केशिका नली में पानी h ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है, यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा। अरे देखिए बच्चों, सीधा सा कंसेप्ट, जो केशिका नली होती है, ठीक है, मान लीजिए केशिका नली है, इसकी हाइट कितनी है? h है। जो पानी है ना वो h ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या कहा? इसको आधा काटा। अरे आधा काटोगे तब भी तो पानी ही रहने वाला है ना, सीधी सी बात है। अरे हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना बातें? ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऊपर से नहीं बहेगा, ऊपर से नहीं जाएगा बच्चों, उसी लेवल तक रह सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बात की जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 60 गुना 10⁻³ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 kg के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दाब पड़ता है? दाब निकालना है भाई खंभे पर। देखिए फॉर्मूला होता है दाब का, P बराबर बल अपॉन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला होता है ma/A। ठीक है, जो ए है आपका वो त्वरण है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण G अपॉन में m। तो P का फॉर्मूला बन जाएगा mg/a। तो वैल्यू पुटअप कीजिए। m का वैल्यू कितना है? m है आपका 60। ठीक है, m हो गया आपका 60। g कितना है आपका? g होता है 9.8। ठीक है, अपॉन में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 60 गुणा 10⁻³ 60 से आपका 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन, तो बताइए पानी के आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटा में घनत्व। ये हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है। जब भी हम तापमान को बढ़ाते हैं तो जो हमारा घनत्व है बच्चों वो क्या है? बढ़ जाता है। हमारा घनत्व क्या है? बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो जो हमारा घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। जब आपका घनत्व बढ़ जाएगा तो डेफिनेट है दोस्तों आयतन तो घटने वाला है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है रेखीय आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात बताइए। तो देखिए अनुपात आपको बताना है, इनका तो फॉर्मूला होता है, इन तीनों में क्या एक संबंध होता है। संबंध होता है अल्फा अपॉन में 1, गामा अपॉन में 3 और बीटा अपॉन में 2। ये तीनों में संबंध पाया जाता है, तो अनुपात हो जाएगा 1:3:2। तो आप देख सकते हो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है? जो शून्यवां नियम था वो किस अवधारणा की ओर लेकर जाएगा ऊष्मागतिकी का, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपको हमेशा कहाँ की ओर ले जाता है? तापमान की ओर लेकर जाता है। टेम्परेचर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है? अरे मायर साहब ने कौन सा फॉर्मूला दिया था दोस्तों, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फॉर्मूला दिया था उन्होंने Cp माइनस का Cv इक्वल टू में R। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ रहा है ऊष्मागति का प्रथम नियम दर्शाया गया है। जो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम था उसमें क्या आपने इक्वेशन प्राप्त करी, वो इक्वेशन आपको भाई बतानी है। जो क्वेश्चन नंबर 32 में यदि बात की जाए इक्वेशन की, तो इक्वेशन थी उनकी dq इक्वल टू du प्लस में रो और dv। तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू 32 kT। क्या पढ़ा होगा भाई? E इक्वल टू 32 kT फॉर्मूला। तो जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी है प्यारे साथियों, वो टेम्परेचर क्या होती है? समानुपाती होती है। और समानुपाती का दूसरा नाम क्या होता है? अनुक्रमानुपातिक। तो आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, तो बताइए गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी कब, ये आपको बताना है। तो ये हमेशा वही करती है कब पता है आपको, जब आप निम्न दाब और उच्च तापमान पर होंगे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है। तो बताइए कौन सा भाई करने वाला है। तो देखिए इसमें सिंपल सी समीकरण होती है साइन ओमेगा टी माइनस का कोस ओमेगा टी, ये हमारी सिंपल सी समीकरण होती है। तो आपका डी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बच्चों, बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्त काल में होगी। बच्चों पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपका ये जैक बोर्ड ने जो मॉडल पेपर रिलीज किया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है भाई, इसको आपको सही कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका जो फॉर्मूला होगा टी बराबर में 2 पाई रूट में क्या हो जाएगा आपका एल अपॉन में जी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी मास का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो मास का नहीं किया गया मतलब वही रहने वाला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है, एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है, ठीक है। इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, वी मत करो बच्चों, इसको यू कर लो, ठीक है, यू कर लो। वी माना है तो आप वी भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है, ऊर्जा भाई आपको बतानी है। देखिए बच्चों ये थ्योरेटिकल सवाल नहीं है, न्यूमेरिकल सवाल है, इसको अच्छे से हम डील करने वाले हैं। तो क्या हुआ है कि स्प्रिंग थी, ये हमारी कोई स्प्रिंग है, ठीक है। हमने क्या करा, इसको 2 किलोमीटर खींचा, इतना मान लीजिए हमने खींचे 2 किलोमीटर, ठीक है। जो भाई ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ना यू बराबर, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यू बराबर हाफ के एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से आपका 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 के आपकी एनर्जी आ जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को बढ़ाकर आपने 10 किलोमीटर खींच दिया। याद रखिएगा जो पहली समीकरण आई है वो 2 के आई है। अब आप इसको 10 खींच रहे हो बच्चों, तो अब एक्स का मान कितना हो गया 10। आगे देखिएगा तो नई एनर्जी उसको मान लेते हैं यू डेज, सूत्र है 1/2 के। 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100, काटोगे तो कितना आ जाएगा 50 के आ जाएगा। अब जो 50 के है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 और 25 ऐसे लिख दीजिए बच्चों, 25 और ब्रैकेट में 2 के। ये तो पहली समीकरण बन गई 2 के, इसके स्थान पर हम क्या जमा सकते हैं यू जमा सकते हैं, और नहीं क्या है हमारी यू डेज है, तो यू डेज जो है वो बराबर हो जाएगी 25 यू के। तो यानी कि आप देख सकते हो जो आपका ऑप्शन नंबर है डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने स्थितिज ऊर्जा यू के स्थान पर वी मान रखा है बच्चों, से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि प्रसार की घटना खालिस्तान है। वायु में ध्वनि प्रसार की घटना क्या होती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपकी होती है रुद्रोत्सर्जन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक और द्वितीय हार्मोनिक और तृतीय हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। देखिए जो प्रथम हार्मोनिक होती है उसमें जो आवृत्ति पाई जाती है उसका फॉर्मूला होता है न्यू1 बराबर में वी अपॉन में 12, और द्वितीय की बात की जाए तो न्यू2 ब्रैकेट में वी अपॉन में 12, और थर्ड की बात की जाए तो भाई इसकी होती है न्यू3 बराबर में वी अपॉन में 12 और गुणा में 3 होती है। ये हमारी होती है, आप देख सकते हो 1:2:3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ठोस तरल और गैसों के माध्यम से प्रसारित हो सकती है। तो उस तरंग का नाम है भाई अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आपके 40 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने काफी अच्छे से सोल्व कर लिया। आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो मिलते हैं सॉल्यूशनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।